नमस्ते बच्चों, 8वीं कक्षा प्रथम भाषा हिंदी पाठ 3 भाग 3 में आपका पुनः स्वागत है। और आपका पाठ 3 बस की यात्रा पाठ है। यह एक व्यंग्यात्मक कहानी है। लेखक हरिशंकर परसाई जी हैं। तो इसके पहले 2 वीडियो में आपको बताया गया था कि बस बहुत ही बुरी अवस्था में थी। वह ऐसी स्थिति में थी कि कब रुक जाएगी किसी को पता नहीं। और उसका जब लेखक और उनके मित्र बस में बैठे थे, उन्हें लगा कि वे इंजन में बैठे हैं या इंजन उन पर है। सीट के नीचे इंजन रखा हुआ है या सीट के ऊपर इंजन रखा हुआ, उस तरह। मतलब पूरा बस इंजन की आवाज से बहुत ही धूमधाम से हो रही थी। तो अभी कहानी में चलते हैं तो देखिए क्या कहा गया है। एक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। देखिए, पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया तो उसमें से पेट्रोल पूरा बाल्टी में निकाल कर उसमें एक पाइप डालकर उसमें से इंजन को कनेक्ट करके इधर से इंजन में भेज रहा था। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। अब पार्टनर जो हैं, बस ओनर का जो और एक पार्टनर जो है, वो पार्टनर अब क्या करेगा, उसे लगा, लेखक को लगा कि अभी ड्राइवर क्या किया, जो पेट्रोल टंकी में छेद हो गया था तो बाल्टी में पेट्रोल भरकर इंजन को कनेक्ट किया नली से। अब इन्हें लगा कि हिस्सेदार क्या करेगा, इंजन को निकाल कर गोद में रख लेगा और जो नली से पेट्रोल इंजन में भेजा जाएगा उसे वह इत्मीनान से पिलाएंगे, जैसे माँ अपने बच्चे को मुंह में दूध की शीशी लगाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ पेड़ हरे भरे थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। अब लेखक एक एक से डरने लगे। प्रकृति तो बहुत लुभावना था। लुभावना मतलब बहुत ही सुंदर नजर आ रहा था। इन्हें कैसा लग रहा था कि ये बस तो ठीक ठिकाने से चलने वाला नहीं है, या तो ब्रेक फेल हो जाएगा नहीं तो स्टीयरिंग टूट जाएगा। अब बस पर जो भरोसा था उसे छोड़ दिए और इधर उधर जो प्रकृति के दृश्य हैं उसे देख रहे थे। प्रकृति के दृश्य जब वे देख रहे थे तो उन्हें प्रकृति बहुत ही सुंदर नजर आई और वे देखने लगे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे। जब रास्ता बीच से निकलता है तो अगल बगल तो पेड़ रहेगा ही। जिन पर पक्षी बैठे थे, क्योंकि शाम का समय था तो पक्षी तो वापस घोंसला में आ जाएंगे, इसलिए पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। क्यों समझ रहे थे कि बस की जो गति थी, चलने की जो गति थी वह ठीक ढंग से नहीं थी और इन्हें लगा अगर स्टीयरिंग टूट जाएगी तो बस
उनके कंट्रोल में, उनके काबू में, ड्राइवर के काबू में नहीं रहेगी और या तो पेड़ से टकराएगी या नहीं तो और किसी से भी टकरा कर उसे चोट लगेगा। इस तरह वह ये हो रहा था। इसीलिए जब भी एक पेड़ आता तो वे डर के मारे देखते थे कि कहीं यह टकराएगी कि क्या। एक पेड़ निकलते ही दूसरा पेड़ का इंतजार करते। और बीच में झील, झील का मतलब वाटर फॉल जो होता है, तो जब झील आता है तो वे समझते हैं कि शायद अगर बस इसमें डूब जाएगी तो गोता लगाएगी। गोता लगाना मतलब स्विमिंग करना। अब बस गोता लगाकर इधर से निकलेगी, इस तरह वे सोच रहे थे। एकाएक फिर बस रुक गई। ड्राइवर ने तरह तरह के तरकीबों की, पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। अब क्या हुआ, जैसे कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया, नाली से उसे पेट्रोल इंजन में भेज रहे थे। इतना करने पर भी क्या हुआ, फिर भी बस रुक गई। अब ड्राइवर क्या किया, उनका जितना मैकेनिक मालूम था हर तरह का मैकेनिक कर दिया, लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन मतलब बस के जितने भी पार्ट्स हैं वे सब बस से काम करना नहीं चाहते थे। वे सब उनसे दूर होना चाहते थे, लेकिन बस उन्हें उनसे काम करवाना चाहता था। उस तरह था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, वो जो पार्टनर है ना वो बोल रहा था, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, या तो इत्तेफाक की बात है। अब भी इतना होने पर भी हिस्सेदार वो बात मान नहीं रहा कि उसका बस बुरी तरह से ये हो गया, ये मानते नहीं है। तो अब देखते हैं कि बाद में ये क्या कहना चाहते हैं। तो यहाँ वृद्धा थककर बैठ गई हो, हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लड़कर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। अब बस कैसी थी, थककर बैठ गए, वृद्धा थककर बैठ गई हो, मतलब बूढ़ी औरत अगर थक जाएगी तो एक जगह बैठ जाएगी, इस तरह नजर आ रही थी। हमें ग्लानि हो रही थी, ग्लानि मतलब शर्म आ रही थी कि बेजारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया हो, अगर यह बस मर गई तो इस बियाबान में इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। अंत्येष्टि मतलब श्राद्ध कर्म। अगर कोई मर जाता है तो उसे इस तरह शमशान तक ले जाकर श्राद्ध कर्म करते हैं। अगर इस स्थिति में बस को कुछ हो गया हो, हमें उसी तरह अंत्येष्टि करनी पड़ेगी, सोच रहे। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा, बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई। मतलब है जिसको जो मैकेनिक मालूम है वे कर रहे हैं। अब जैसे मैकेनिक पूरा हुआ तो थोड़ा दूर चली, लेकिन चलते समय उसकी जो स्पीड है, वो गति, वो कम होते जा रही है। मुझे डर लग रहा था कि इतने लोगों के बैठने से इसका प्राणांत ही ना हो जाए और उन सबको उसकी अंत्येष्टि ना करनी पड़ जाए। कंपनी के हिस्सेदार ने बस इंजन को खोलकर कुछ ठीक किया। बस तो चल पड़ी, पर उसकी रफ्तार और भी कम हो गई। बस की हेडलाइट की रोशनी भी कम होती जा रही थी। वह बहुत धीरे धीरे चल रही थी। अन्य गाड़ियों के आते जाते वह किनारे खड़ी हो जाती। मतलब है उसकी जो हेडलाइट्स है वो भी रोशनी जो है वो भी लाइटिंग, रोशनी का मतलब लाइटिंग धीमी हो गई, मतलब ठीक है। और अगर
बस को वो हेडलाइट्स में सामने आने वाली कोई गाड़ी नजर नहीं आया तो ये रोड से हट जाती, उसे रास्ता दे देती थी। इस तरह उनका चाल धीरे 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 हो रहा था। तो बाद में क्या हुआ देखें। बस कुछ दूर चलकर पुलिया पर पहुंची थी कि उसका एक टायर फट गया और बस झटके से रुक गई। ऐसे चल रहे थे, कुछ दूर जाने के बाद पुलिया मतलब ब्रिज पर आते ही क्या हुआ, एक टायर फट गया और बस क्या किया, झटके से रुक गए एक जर्क देकर। यदि बस स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। अगर बस स्पीड से चलती और उस समय अगर टायर फट जाता तो बस उछलकर नाले में गिरती। लेखक बस कंपनी के हिस्सेदार को श्रद्धा भाव से देख रहा था। उसके ऐसे उत्सर्ग की भावना अन्यत्र मुश्किल थी। अपनी जान की परवाह किए बिना वह बस में सफर किया जा रहा था। अब जितने भी लोग हैं वे सब क्या अपने जान पर जो मतलब जान की परवाह छोड़ दिए, मतलब आशा छोड़ दिए हैं। अब ले गया घर ले गया, सही सलामत घर पहुंचेंगे, नहीं तो ठीक है स्वर्ग या नरक वहां चले जाएंगे, यही लोग सोच रहे थे। उसके साहस और बलिदान की भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा था। उसे तो क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था। बस के नाले में गिरने से यदि यात्रियों की मृत्यु हो जाती तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते और कहते कि वह महान आदमी आ रहा है, जिसने अपनी जान दे दी पर टायर नहीं बदलवाया। दूसरा टायर लगाने पर बस पुनः चल पड़ी। मतलब ये जो भावना है, लेखक अपनी भावनाओं को बता रहे हैं। दूसरा टायर भी कैसा है, वो भी फटने लायक ही है। तो दूसरा टायर लगाने के बाद फिर से बस चलना शुरू किया। अभी अगर यहाँ वे लोग बस के साथ नाली में गिर जाते तो क्या होता, मृत्यु देवता मतलब स्वर्ग में या नरक में जो भी लोग हैं वे इनका स्वागत करते और इन्हें महान आदमी कहते, क्योंकि ऐसी बस में, इसी दुर्वस्था में रहने वाली बस में सफर कर आए हैं, इसीलिए इन्हें उस तरह आ गया है। तो बाद में और क्या हुआ देखते हैं। अब लेखक एवं उसके मित्र पन्ना या कहीं भी जाने की उम्मीद छोड़ चुके थे। ऐसे ही देर हो रहा था तो अब उनका उम्मीद जो भी था वो हट गया। उन्हें लग रहा था कि पूरी जिंदगी इसी बस में बिताकर कुछ लोग को चले जाना है। मतलब वे समझ रहे थे कि इनकी जिंदगी यहीं पर इसी बस में गुजर जाएगा और जब वे मरेंगे तो स्वर्गलोक या नरकलोक चले जाएंगे। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। अब बस में बैठे लोगों की मंजिल कहाँ से रहेगी, मतलब टारगेट, लक्ष्य क्या रहेगी। अब वे घर की तरह आराम से बैठ गए और चिंता छोड़कर हंसी मजाक में शामिल हो गए। अब जब उन्हें पता चला कि इस बस से घर पहुंचना बहुत ही मुश्किल है तो वे पूरा आशा छोड़ दिए और बिना चिंता के अपने साथियों के साथ हंसी मजाक करने लगे, क्योंकि उस तरह अगर हंसी मजाक नहीं करेंगे तो उनकी चिंता और भी बढ़ते जाएगी और उसी को हम बोलते हैं टेंशन कि अरे वाह पहुंचेंगे कि नहीं। ऐसा टेंशन अगर लेने से क्या होगा, बीच रास्ते में ही हालत खराब हो सकता है। इसीलिए वे ऐसी चिंता को छोड़कर अपने साथियों के साथ हंसी मजाक में शामिल हो गए। तो ये रहा आपकी बस की
यात्रा कहानी। तो इस पाठ में आए हुए मुहावरे देखिए। गजब होना, आश्चर्यजनक बात होना, आगा पीछा करना, दुविधा की स्थिति में होना, कूच करना, अन्य स्थान पर जाना, प्राणांत होना, मृत्यु को प्राप्त करना, जान हथेली पर रखना। जान हथेली पर रखना मतलब मौत से ना डरना। और प्रयाण करना मतलब मर जाना। तो ये रहा आपका 6 मुहावरे जो इस कहानी में आते हैं। तो यहाँ हम प्रश्नों का उत्तर और एक बार देखेंगे। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई? लेखक के मन में बस कंपनी के हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा इसलिए जग गई कि वह टायर की स्थिति से परिचित होने के बावजूद भी बस को चलाने का साहस जुटा रहा था। कंपनी का हिस्सेदार अपनी पुरानी बस की खूब तारीफ कर रहा था। अर्थमोह की वजह से आत्म बलिदान की ऐसी भावना दुर्लभ थी जिसे देखकर लेखक हतप्रभ हो गया और उसके प्रति उनके मन में श्रद्धा भाव उमड़ता है। जैसे बस का टायर फट गया तो दूसरा टायर लगाने के बावजूद भी क्या बोल रहा था हिस्सेदार? बस फर्स्ट क्लास की है। मतलब वे पुरानी है, बात को मानना नहीं चाहते थे। इसीलिए लेखक हिस्सेदार के प्रति श्रद्धा की भावना जगाए थे मन में। अब चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। लोगों ने यह सलाह क्यों दी? तो स्टेटमेंट पहले ही हमें आया था। तो लोगों ने ऐसे क्यों कहा? लोगों ने लेखक को यह सलाह दी। सलाह इसलिए दी क्योंकि वे जानते थे कि बस की हालत बहुत खराब है। बस का कोई भरोसा नहीं है कि यह कब और कहाँ रुक जाएगा। शाम बीतते ही रात हो जाती है और रात रास्ते में कहाँ बितानी पड़ जाए कुछ पता नहीं रहता। उनके अनुसार यह बस दातिन की तरह है। ये इस तरह लोगों ने इसलिए उन्हें सलाह दी कि शाम के समय इस बस से जाना उतना अच्छा नहीं है। ऐसे जैसा सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसे क्यों लगा? जब बस चालक ने इंजन स्टार्ट किया तब सारी बस झनझनाने लगी। लेखक को ऐसा प्रतीत हुआ कि पूरी बस ही इंजन है, मानो वह बस के भीतर न बैठकर इंजन के भीतर बैठा हुआ। अर्थात इंजन के स्टार्ट होने पर इंजन के पुर्जों की भांति बस के यात्री हिल रहे थे। मतलब बस इतनी दुरवस्था में थी कि जैसे स्टार्ट किए तो पूरा लोग भी हिलने लगे, वैसी स्थिति थी। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यहाँ सुनकर हैरानी क्यों हुई? बस की वर्तमान स्थिति देखते हुए इस प्रकार का आश्चर्य व्यक्त करना स्वाभाविक था। देखने से नहीं रहा था कि बस चलती भी होगी, परंतु जब लेखक ने बस के हिस्सेदार से पूछा तो उसने कहा चलेगी ही नहीं, अपने आप चलेगी, अपने आप चलेगी। इस तरह उन्होंने जवाब दिया। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को अपने दुश्मन क्यों समझ रहा था? बस की जर्जर अवस्था से लेखक को ऐसा महसूस हो रहा था कि बस की स्टीयरिंग कहीं भी टूट सकती है तथा ब्रेक फेल हो सकता है। ऐसे में लेखक को डर लग रहा था कि
कहीं उसकी बस किसी पेड़ से टकरा ना जाए। एक पेड़ निकल जाने पर वह दूसरे पेड़ का इंतजार करता था कि बस कहीं इस पेड़ से ना टकरा जाए, ना टकरा जाए। यही वजह है कि लेखक को हर पेड़ अपना दुश्मन लग रहा था। अब आया आखिरी प्रश्न इस वीडियो के लिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में, किस उद्देश्य से तथा कब हुआ था? इतिहास की उपलब्ध पुस्तकों के आधार पर लिखिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में 1930 में अंग्रेजी सरकार से असहयोग करने तथा पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए किया गया था। ये रहा आपका 6 प्रश्नों के उत्तर। और इन 6 प्रश्नों के उत्तर आप अपने नोटबुक में लिखिएगा, साथ में मुहावरे भी। तो यही हम इसे समाप्त करते हैं। धन्यवाद। और हर एक प्रश्न का उत्तर आप याद कीजिएगा। और एक बार धन्यवाद।